हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। Always a pleasure, Rivaji. Always a pleasure. सर, आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक तेजस के हवाले से है। आपने देखा ही कि दुबई में एयर शो था, जिस पर आपका जो तेजस है वो क्रैश हुआ और एक पायलट की भी डेथ हो गई उसमें। सर, क्या कहेंगे इस पर? और बहुत सारी चीज़ें उस पर निकल के आ रही हैं। इंडियन मीडिया जो है वो अमेरिका को क्लेम कर रहा है, ब्लेम कर रहा है। इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं सर? देखिए, अब आई डोंट नो अमेरिका पे कौन क्या कर रहा है, ये तो मैंने नहीं पढ़ा। देखिए, सिंपल सी बात है, जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाएंगे तो कई बार मशीनें आपके कंट्रोल में नहीं रहती, कई बार वो चीज़ें हो जाती हैं जो आदमी फोर्स ही नहीं किया होता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी कॉमन, और इसके लिए हमें कोई अफसोस नहीं है। बस हमें जो जो सबसे बड़ा कष्ट है हमें, वो इस बात का है कि हमारे जो स्क्वाड्रन लीडर साहब थे, वो इसमें वीर गति को प्राप्त हुए। और इट्स अ वैल्यूबल लॉस ऑफ लाइफ, इट्स अ वैल्यूबल लॉस ऑफ अ टैलेंट, इट्स अ इनवैल्यूबल लॉस ऑफ अ पैट्रियट इंडियन। तो ये सब है, लेकिन ठीक है, जब आप उड़ेंगे कभी गिरेंगे भी। तेजस पिछले 10 साल से इंडियन एयरफोर्स में इंडक्टेड है। ये पहला उसका क्रैश है, तो इट्स ओके, होता है। 4.5 जनरेशन के ये फ्लाइट है, अपनी बना ली है। अभी इंजन हम अभी भी शायद जीई से लेते हैं, और जीई यदि जनरल इलेक्ट्रिक। तो धीरे धीरे हम अपने इंजन की ओर भी जा रहे थे, वो इंजन खुद से प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने एक दो पाकिस्तानी लोगों को देखा, उनका ये था कि ये देखो अल्लाह ने गिरा दिया। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे तेजस थे, और जो चाइनीज़ वहाँ पे एयरप्लेन रखे थे वो तो उड़े भी नहीं हैं अभी तक। तो इस तरीके की सोच नहीं रखनी चाहिए, और दैट्स इट। सो तेजस एक बहुत सेफ जहाज है, भारत का इंडिजीनियस है, 100% इंडिजीनियस डिज़ाइन है, 100% उसकी टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस है। तो ठीक है, हम थोड़ा हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों, या हो सकता है कि कुछ ऐसी मिस्टेक हो जो कि कमी ना हो, जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। आने वाले समय में आप देखिएगा, आने वाले 10 साल में भारत जो है वो फाइटर प्लेन्स की दुनिया का वन ऑफ द फोरमोस्ट प्लेयर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर भारतवर्ष होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो फाइटर जेट बनेंगे वो न सिर्फ इफेक्टिव होंगे, साइंटिफिकली एडवांस्ड होंगे, but also it will be what you call very advanced, cost effective. तो इंडिया को बहुत बड़े एक जो वेपनरी का बाजार है उसमें बहुत होप दिख रहा है, और आने वाले 10 साल में हम उसके लीडर होंगे, ऐसी हमारी आशा है जी। सर, मैंने खुद जब रोड शो करती थी तो इंडिया की कोई ना कोई अचीवमेंट पे हम लोग प्रोग्राम क्या करते थे, पाकिस्तानी रिएक्शन रिकॉर्ड किया करते थे। जिस पर हमने तेजस पे किया, मेक इन इंडिया पे किया कि इंडिया जो है वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है। लेकिन जब हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो अब हम जब न्यूज़ देखते हैं, तेजस हो गए या इंडिया के कोई और भी मतलब तैयारे हो गए, उस पे काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट हम देखने को मिलते हैं। और मुझे लगता है कि एक इंसानियत की अगर एक इंसान जाती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यानी कि एक इंडियन पायलट जो थे, वो उनकी डेथ हो गई, जो कि बहुत दुखदेह बात है। तो सर, गलती किसकी है, फॉल्ट किसका है? मतलब मेक इन इंडिया, क्या वो ठीक तरीके से अपने हथियार को मतलब नहीं कर पा रहे, या क्या आप इसके पीछे देख नहीं, रहे हैं? मैंने क्या आपको समझ बताया रिबाज जी, देखिए ये सब चीजें होती हैं भाई, ऐसा नहीं है कि F-16 अमेरिका के प्लेन्स नहीं गिरे हैं, दुनिया भर के प्लेनें गिर जाती हैं। इवन ड्रीम लाइनर जो एक समय, आई डोंट नो आप कनकॉर्ड का नाम जानती है कि नहीं, कनकॉर्ड दुनिया का सेफेस्ट
पैसेंजर फ्लाइट माना जाता था, सिविल एयरक्राफ्ट था, वो क्रैश हो गया था। होता है भाई, ये इससे मशीनें जो है वो चैलेंज में नहीं आती हैं। टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ है। 10 साल से भारत के एयरफोर्स में इंडक्टेड है, अभी तक कोई क्रैश नहीं हुआ। तो यू नेवर नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या। कमीशन की जब तक एक इंक्वायरी कमीशन बैठ गई है, जब वो इंक्वायरी कमीशन अपने फैक्ट फाइंडिंग मिशन को और टेक्नोलॉजिकल जो उसकी डिटेल्स है वो आ जाएंगी, वो बात कर ले, फिर पता चल जाएगा जी। अच्छा सर, चले ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीज़ें पता चल जाएँगी। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ये इससे आपके मेक इन इंडिया के जो प्रोसेस में है बहुत सारे क्वेश्चन्स उठाए जा रहे हैं इस एक्शन के बाद? तो आप क्या समझते हैं कि मेक इन इंडिया क्या इसकी जो एक बहुत ज़्यादा हाइप थी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 में इसको बहुत ज़्यादा हाइप दी थी और हमने खुद इसको मतलब हमने खुद इसकी जो वो जब वो कोई स्टेटमेंट पास करते थे तो हम मेक इन इंडिया के हवाले से बड़े रोड शोज़ किया करते थे, जिसपे हम कहते थे कि मेक इन पाकिस्तान को भी प्रमोट होना चाहिए, मेक इन पाकिस्तान के तहत इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। तो सर आपको नहीं लगता कि मेक इन इंडिया पर अब एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लोग उठा रहे हैं? क्या आया कि किस तरह ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो क्वेश्चन्स उठाए जा रहे हैं? देखो, क्वेश्चन तो लोग उठाएंगे जो भारत से जलते हैं कि मेक इन इंडिया हुँ। एक ग्रैंड फेलियर है। मेक इन इंडिया सिर्फ भारत के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेक इन इंडिया विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि जिस कॉस्ट पे हम चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे और जिस क्वालिटी के साथ हम प्रोड्यूस करेंगे वो अनपैरेलल्ड होगा। आपको पता है कि जब मार्स मिशन हमारा हुआ और उसी समय जो अमेरिका का मार्स मिशन था, उसके कॉस्ट में और हमारे कॉस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर था। तो भारत का जो मेक इन इंडिया है, वो सिर्फ भारत के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो दुनिया भर के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, दुनिया भर के देशों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक जो अमेरिकन वेपनरीज है या अमेरिकन जो गुड्स आ रहे हैं, चाइनीज जो गुड्स आ रहे हैं, वो दुनिया में, अगर चाइना का आप मॉडल देख ले, वो दुनिया को लोन दे करके अपने कब्जे में लेना चाहता है। अमेरिका के जो गुड्स है वो इतने महंगे हैं कि वो गरीब देश उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये तो वही वाली बात हो गई है विश्व कम्युनिटी के लिए, जो कि ग्लोबल साउथ है कि आगे कुआं पीछे खाई। लेकिन यह है कि भारत को अगर आप बददुआ दे करके इससे काम चला सकते हैं, वो लोग देते रहे। बट क्या फेलियर है मेक इन इंडिया का? कब शुरू हुआ मेक इन इंडिया? भाई मेक इन इंडिया अभी मुश्किल से 2015-16 में लॉन्च हुआ है, तो 10 साल भी नहीं हुआ है। आप क्या उसको चाह रही है कि कितना बड़ा सक्सेसफुल हो जाए? भाई ये सब चीजें, इंडस्ट्रियलाइजेशन 5 से 6 साल या 1 डिकेड 2 डिकेड में नहीं होता है। जब रशियंस ने या यूरोपियंस ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया था 15वीं 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, वहां से लोग भाग करके अमेरिका चले गए थे। इतना ज्यादा वहां पे जुल्म हुआ लोगों के ऊपर। स्टालिन ने रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे करोड़ों हजारों लोगों को मार दिया, माओ ने मार दिया। भारत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप डेमोक्रेसी के साथ आप लेकर चल रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपने देख रहे हो, पिक्चरें बनने लगती है कि भैया तुम्हें लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आता, हमारी मर्जी, हमारा लैंड एक्वायर मत करो, इसका लैंड एक्वायर मत करो, पॉलिटिकल आप मूवीज शुरू कर देते हो बनाना। तो पॉइंट ये है कि इंडिया इज ट्राइंग टू इंडस्ट्रियलाइज इटसेल्फ विद डेमोक्रेसी, विद पीपल्स राइट। इतना आसान नहीं होता है रिवाजी, इसको आप समझिए। तो ये कोई 1-2 दिन में नहीं हो जाते हैं मेक इन इंडिया के जो चमत्कार है। रशिया, चाइना ने कोई 1-2 दिन में नहीं कर दिया। और चाइना का अगर स्पीड तेज है, हमारी स्पीड उतनी कम है, उसका रीजन ये है कि चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में तो वन पार्टी गवर्नमेंट है, जो वो कहते हैं वो हो जाता है, एंड टू हेल्प विद द पीपल्स राइट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा स्लो सर। बट स्टडी। वी माइट बी स्लो इन आवर मेक इन इंडिया एंड इन आवर व्हाट यू कॉल इंडस्ट्रियल इनपुट या इंडस्ट्रियल आउटपुट, लेकिन ये स्लो एंड स्टडी होगा, रॉबस्ट होगा, सबको साथ में लेके चला जाएगा। भारत की हर सोसाइटी इसके साथ होगी, उसका कंट्रीब्यूशन होगा, उसका पार्टिसिपेशन होगा। तो इसलिए ये कह देना कि मेक इन इंडिया एक फेलियर है और मेक इन इंडिया जी रिजल्ट नहीं ले, आप क्या चाह रही हैं 9-10 साल में क्या हो जाए? अगर मैं गलत नहीं हूं कि मेक इन इंडिया, मैं जर्मनी में था जब ये लॉन्च हुआ था, मेक इन इंडिया लॉन्च डेट मैं आपको भी बताया, तो 15-16 से ज्यादा नहीं है ये। नहीं सर, इससे पहले भी मनमोहन सिंह के जो दौर में ना तब भी हालाँकि वो एक उनके जो ज़्यादा फ़ोकस था वो इकोनॉमिस्ट थे।
तो उनका फ़ोकस ज़्यादातर उस पे था, लेकिन उनके दौर में भी मेक इन इंडिया को किया जाता था। नहीं, लेकिन नहीं, जब मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वो मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया था, 2014 में सर जर्मनी में लॉन्च। वर्किंग तो पहले से भी होती थी सर, ये नहीं अम, भाई, नहीं था। मेक इन इंडिया एक इकोनॉमिक प्रोग्राम था जिसमें इंसेंटिव देना मैन्युफैक्चरर्स को, किस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, कौन सा हमारा वो क्षेत्र है। देखिए, सरकार कोई जादू नहीं होती है, सरकार भी सीखती है। तो आपने जब डिसाइड, हमारा इंडस्ट्रियल इनपुट बहुत गिर रखा था, तभी तो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ा। हम तो चाइनीज माल इंपोर्ट करते हैं, आपको पता ही नहीं है। वन ऑफ द रीजन वी वेंट फॉर मेक इन इंडिया इज सिंपल, बिकॉज कि हम चाइना से सब कुछ लेना शुरू कर दिए थे। हमारे यहाँ दिवाली में माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति आने लगी थी चाइना से। हमारे दीपावली के जो झालर झालर और लड़ियां आती थी वो सब चाइना से आने लगे थे। तो हालत यहाँ चली गई थी। तब मुझे जाकर याद के है आपने सर मेक इन इंडिया को लॉन्च किया कि 2000 भाई इस तरीके से तो इंडिया बर्बाद हो जाएगा, इंडिया जो है सिर्फ कंज्यूमर कंट्री बन के रह जाएगा। जी। मुझे याद है सर, मैंने 2021 में ना एक रोड शो किया था। मुझे टॉपिक आज भी मेरे माइंड में याद है कि ना आप लोग जो ये बच्चों के टॉयज़ होते हैं और ये सारी चीज़ें, ये छोटी-छोटी जो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, वो ज़्यादा आप इम्पोर्ट किया करते थे चाइना से। तो उसके बाद मैंने देखा कि आपके यहाँ एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें आप लोग टॉयज़ को मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर करते-करते जो है ना आपने चाइना को बीट कर दिया था। और उससे पहले भी सर मैंने एक और खबर भी जो है उस पे भी रोड शो किया था, और मैंने मतलब एनालिसिस भी लोगों के जो जाने ना, वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया ने जो है वो चाइना को बीट किया। जब ये कोविड आया उसके बाद से मैंने मेक इन इंडिया को देखा था। तो सर बात यहाँ पर करने का मकसद ये है कि ये तो सर पहले भी मनमोहन सिंह के दौर में भी चलता रहा, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि 14-15 में लॉन्च किया गया, लेकिन चीज़ें तो पहले भी मैन्युफैक्चर इंडिया में होती थी, तो उसको तो मेक इन इंडिया ही कहा जाता है। सर बेसिकली मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? यानी कि इंडिया में जो चीज़ मेक हो रही है। तो सर आप जी सर, कुछ कहना हाँ, बोले। चाहते हैं? देखिए, मेक इन इंडिया बिल्कुल आपका लिटरल अनुवाद बिल्कुल सही है। मेक इन इंडिया मतलब जो भी भारत में बना। लेकिन मेक इन इंडिया एक फ्लैगशिप गवर्नमेंटल प्रोग्राम जिसमें इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की गई, उनको क्या बेनिफिट दिए जाएंगे ये आइडेंटिफाई किया गया, उनके लिए टैक्स रिबेट आइडेंटिफाई किए गए, किस चीज़ों पे हमें जोर देना है मैन्युफैक्चरिंग में, किन चीज़ों पे हमें जोर नहीं देना है मैन्युफैक्चरिंग में, फेज वाइज किसको हमें जाना है, सेमीकंडक्टर में कब आना है। ये सब चीज़ें एक पॉलिसी के तहत लाई गई मेक इन इंडिया से। तो इंडिया में ऐसा थोड़ा था कि इंडस्ट्रीज नहीं थी, बहुत कुछ बनती ही थी, मगर वो मेक इन इंडिया नहीं था हाई लेवल पे जिसमें मोबाइल्स इंडिया में बनने चाहिए। तो पहले हमने जो है खुद अपने मोबाइल बनाना शुरू कर दिया। आज ये हालत है कि इंडिया की जो मोबाइल कंजम्पशन है उसका 99% मोबाइल हम खुद बना रहे हैं, बल्कि हमारे मेड इन इंडिया मोबाइल जो है वो आज की डेट में अमेरिका के मार्केट्स में बेचे जाते हैं। तो ये मेरा मतलब था। मगर मेक इन इंडिया शुरू होने के पहले इंडिया जो है वो 99% मोबाइल इंपोर्ट करता था। हमारे यहाँ मोबाइल्स की सिर्फ असेंबली होती थी, उनके हार्डवेयर या ये सब बनाने की क्षमता हमारे पास नहीं थी। नाउ वी आर डेवलपिंग। उसी तरीके से सेमीकंडक्टर फील्ड में हमने जो है कुछ नहीं किया था, हम पिछले 2-3 साल से सेमीकंडक्टर में जा रहे हैं। तो मेक इन इंडिया बनाने का ये मतलब नहीं है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह हम अपैरल और ये गंजी तौलिया और ये सब बनाने की बात कर रहे हैं, चादरें। हम मेक इन इंडिया में हाई एंड कैपिटल गुड्स और हाई एंड टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मेरे 2 यहाँ पर सवाल उठते हैं। जब आप बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं कि मतलब आपके एक जर्नलिस्ट का काम है, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अभी मैं लर्निंग फेज़ पे हूँ सर। जब ये ट्रम्प ने सैंक्शंस लगाए हैं या ये टैरिफ लगाया है, ठीक है? उसके बाद मेक इन इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? उसके बाद से हम इस तरह की तेजस जैसी न्यूज़ देख रहे हैं, और मतलब इस तरह की चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं। तो सर आप इस पर भी क्या कहना चाहेंगे? और पाकिस्तान की आपने और बांग्लादेश की बात की, तो पाकिस्तान एक टाइम पे था, इसको मैं मतलब एक्सेप्ट भी करूँगी कि पाकिस्तान की बैकबोन जो इकोनॉमी की थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जिसमें बहुत सारे फ्लॉज़ आए, अब वो उस तरह नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती थी और अभी तक स्टिल है। ऑल्दो हर सोसाइटी में जहाँ पर बहुत बड़ी मतलब मुझे लगता है कि जो पूरी कंट्री है उसमें बहुत सारे फ्लॉज़ भी आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि कभी नहीं भी सक्सेसफुल हो पाते। तो सर टाइम लगता है, जैसे आपने कहा कि रोबस्ट तरीके से वो जो है मेक इन इंडिया मतलब एकदम से आगे फ्लरिश करेगा। तो आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं सर? देखिए, आप गलत कंपैरिजन कर रही हैं ना। टैरिफ से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया का सिंपल मतलब है पहले इंडियन कंजम्पशन, एक्सपोर्ट भी हमारा गोल है।
पर अभी उस तरीके के प्रोडक्ट्स हम नहीं बना रहे हैं जो कि अमेरिका में एक्सपोर्ट होने चाहिए। हालाँकि हमारे ट्रैक्टर, बुलेट्स, बाइक्स सॉरी मोटर बाइक्स और ये सब अफ्रीका की जाती हैं। महिंद्रा का अच्छा एक्सपोर्ट है मुझे पता है। हीरो होंडा के जो होंडा ग्रुप हीरो ग्रुप की मोटरसाइकिलें बाहर जाती हैं, बजाज की मोटरसाइकिलें बाहर जाती हैं कई देशों में। तो प्रोडक्ट्स थे, मगर मेक इन इंडिया में हमारा एक एम्फेसिस था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। रही बात ट्रम्प के टैरिफ की, तो जो ट्रम्प साहब का मेन टैरिफ है वो जेम्स इंडस्ट्री पे था, और वो धीरे-धीरे वो भी वो मैंने सुना है कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेगोशिएशन चल रहा है, ट्रेड नेगोशिएशन, वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ट्रम्प साहब के ये जो टैरिफ इम्पोजिशन है उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, एक शुरू का झटका लगेगा, मगर ये कि भारत एक अल्टरनेटिव मार्केट तलाश कर लेगा। अगर अमेरिका में वो गुड्स बेच रहे हैं, अमेरिका नहीं अगर उसको खरीदना चाह रहा है, तो हम दूसरी जगह जाकर के वो गुड्स बेच देंगे। कोई ना कोई तो मार्केट मिल ही जाता है ना विश्व में। सर मैंने एक और रिपोर्ट अमेरिका पढ़ी थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें भारत को इस टैरिफ से ना $40 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो सर अल्टरनेटिव इतनी जल्दी और $40 बिलियन छोटी अमाउंट नहीं है। तो सर क्या आप देख रहे हैं भारत जिस तरह इंडिया का जो रैपिडली सीन है बिल्कुल हमेशा कोई क्लेम करता है, भारत हमेशा ये रैपिडली क्लेम करता है कि जो भारत की इकोनॉमी है बहुत तेज़ी से फ्लरिश हो रही है और वो चौथी रैंक पर आ गई है। तो आपको लगता है कि ये ग्रोथ अभी भी आप मेंटेन कर पाएँगे? बिल्कुल, बिकॉज़ ये सिर्फ़ एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं होता ना, ग्रोथ तो आपका डोमेस्टिक कंज़म्पशन और डोमेस्टिक प्रोडक्शन से चलता है ना। जो एक्सटर्नल है वो उस ग्रोथ का कुछ एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जीडीपी का 2%, 3%, 4%, 5% ये हो सकता है। बट अगर आप ये कहिए कि आपकी टोटल जीडीपी वो जो है एक्सपोर्ट बेस्ड हो जाए और आपका इंटरनल कंजम्पशन और इंटरनल प्रोडक्शन खत्म हो जाए, तो कोई डजंट मेक एनी सेंस। सारी दुनिया की जो इकोनॉमिक्स होती है वो डोमेस्टिकली ड्रिवन होती है। उसके बाद उसमें जो है फॉरेन जो एक्सपोर्ट्स होते हैं या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो फायदे होते हैं वो उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है। आपने कहा था जी पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री, देखिए सारी विश्व के जो देश है वो एग्रीकल्चर ही कंट्री हुआ करते थे, सबकी बैकबोन एग्रीकल्चर हुआ करती थी। लेकिन जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे आप कह रहे हैं इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई या इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री बन गई, तो जो एक इकोनॉमिक स्कॉलर्स के बीच में जो एक सहमति है वो ये सहमति है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तीन एजेस होते हैं, तीन स्टेजेस होते हैं, क्षमा कीजिएगा। पहला स्टेज होता है कि एक सोसाइटी एग्रीगेरियन सोसाइटी होती है, यानी कि पूरी की पूरी 80 से 90% सोसाइटी जो है वो खेतों पे, किसानी पे निर्भर करती है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि आप एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं। जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो अर्बनाइजेशन होता है, यानी कि जहाँ इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पे लोग काम करने जाएंगे, वहाँ पे घरें बनेंगी, फिर वहाँ पे उन घरों में रहने वाले लोगों के लिए जो जरूरत की चीजें बेचने वाले लोग हो जाएंगे, फिर एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ पे गवर्न हो जाएगा। इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं, शहर का। तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो पहले एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था वो शिफ्ट हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री पे डिपेंड करना शुरू कर देता है। फिर वो इंडस्ट्रियल वो सेकेंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। थर्ड एंड फाइनल स्टेज होता है जो कंट्री जब वो सर्विसेज में चली जाए, यानी इंडस्ट्री करने के बाद उसको इंडस्ट्रीज का इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और इतनी ज़बरदस्त उसको आइडिया हो जाता है, इतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो अपने इंडस्ट्रियल नो हाउ को सर्विसेज के रूप में दुनिया भर में जाके बेचते हैं। आप जैसे देख लें, जितने भी कैपिटल गुड्स हैं या ये टेक्नोलॉजी गुड्स हैं, ये सब यूरोप से बन के आते हैं और यूरोप जो है दुनिया भर में इनको बेचता है और उसके वो फायदे उठाते हैं। इसीलिए हम लोग कई बार ये होता है कि मान लीजिए आप एक नया इंजन बनाना चाहती है, जीई का नया इंजन बनाना चाहती है अपनी हवाई जहाज के लिए, मगर दिक्कत है कि आप जो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और जो इंजन प्रोड्यूस करेंगे, कई बार उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उससे बेहतर है कि आपको मार्केट में जो इंजन अवेलेबल है आप उसको खरीद लें, वो आपको चीप पड़ेगा और उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा लें। क्योंकि जो लोग वो काम कर चुके हैं, अब जब मानवता ने वो चीज़ सीख लिया है, तो बेहतर तरीका ये है कि यू सेव योर एनर्जी ऑन दैट, आप ले आए उस टेक्नोलॉजी को, फिर उसको लर्न करें और फिर कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें। तो पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि पाकिस्तान अभी भी एक प्रीडोमिनेंटली एग्रीगेरियन सोसाइटी है। जैसे इंडिया भी, जब मैंने लास्ट टाइम अपने आप को अपडेट किया था इकोनॉमिक्स में बहुत पहले, तो इंडिया 67 टू 80%, 67 टू 70% के आसपास विलेजेस में रहता था। इंडिया स्टिल लिव्स इन हर विलेजेस, हम लोग पढ़ते थे। बट नाउअडेज अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा पैरामीटर ये होता है कि आपके शहरों का जो है वो नंबर बढ़ने लगता है, आपके यहाँ शहर नए नए आने लगते हैं।
तो यदि और अगर शहर नहीं आ रहे और अगर आपका एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसको कई बार एम्प्लॉयमेंट इन डिसगाइज, अनएम्प्लॉयमेंट इन डिसगाइज भी कहते हैं कि मान लीजिए 1 एकड़ की ज़मीन है, 10 एकड़ की ज़मीन है। अब वो क्या होता है कि लोग बड़ा शान पगारते हैं कि भाई हमारी अनडिवाइडेड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। अब एक 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ की फैमिली की ज़मीन पे 50, 60, 100 लोग खाने वाले हैं, तो वो इफ़ेक्टिव इनकम होती नहीं है। तो आपको तो एग्रीकल्चर से भी बोझ हटाना पड़ेगा, आपको एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ पॉपुलेशन को डालना पड़ेगा दूसरे स्किल की तरफ, जो आर्टिफैक्ट्स हैं या इंडस्ट्रीज है या दूसरी तरफ में, वरना ये आपका जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है वो प्रिमिटिव सोसाइटी रह जाएगी। वो प्रिमिटिव रह जाती है, वो कभी इंडस्ट्रीज में नहीं जा पाते, वो शहरों में नहीं जा पाते, गांव में नहीं रहते हैं, और एक बहुत ही जिसे समझ लीजिए प्रिमिटिव लाइफ वो जीते हैं। तो कोई भी सोसाइटी एग्रीकल्चर से इंडिया, मेक इन इंडिया के थ्रू, इंडिया में क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर के बाद हम बीच वाला एरिया जो है वो जंप करके सीधा सर्विस में चले गए। हमारा आईटी और आईटीईएस यानी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इतना ज्यादा फेमस हो गया, सॉफ्टवेयर इतना फेमस हो गया इंडिया का कि वी बिकेम अ वर्ल्ड लीडर इन आईटीईएस। लेकिन जो हमारे प्रोडक्शन हाउसेस थे, यानी जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, वो अभी भी बहुत पीछे थे हम उसमें। तो उसी को बैलेंस करने के लिए तो इंडिया बेसिकली फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे खड़ा है, और वो जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है उसके थ्रू हम उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंडिया का उतनी ही तेजी से करना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी कंडोलेंस की है, जो कि एक अच्छा मैसेज है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो एयर शोज़ में इंसानी जान का ख़्याल रखना चाहिए, और इस तरह की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो इश्यूज़ आते हैं, उस वजह से किसी इंसान की जान जाना, मुझे लगता है कि बहुत बहुत गलत बात है और बहुत बड़ी बात है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट थी, तो एक बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं ना इंडो पाक के रिलेशन के लिए। हाँ, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये वेलकमिंग है। देखिए, पाकिस्तान को भारत और हिंदू नफरत तो ख़त्म करनी पड़ेगी, अब वो जैसे कर लें। मेजर साहब हैं, मेजर साहब भी तरीका बता रहे हैं, मेजर साहब कह रहे हैं हम इंडियन हैं। पर वो चूँकि कॉन्फ्लिक्टिंग बातें भी कहते हैं ना, कोई मौलवी मौलाना है वो जो उनके बन के बातें नहीं कर रहा है, तो वो रॉ की बात, अरे भाई आप ये बोल दिए हमारी बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ये गलत बोल रहा है, उसको रॉ का एजेंट बताने की आवश्यकता क्या है? तो ये सब जो एक मानसिकता है ना रिवाज, वो हिंदू हेट्रेड की, भारत हेट्रेड की, वो तो उससे तो आपको पिंड छोड़ना पड़ेगा, वरना आपको कोई शांति कभी आप अगर सोच रही हो कि मिल जाए तो वो कभी नहीं मिलेगा। सर वो कहते हैं ना कि दोनों तरफ से ही यही बात आती है, तो बहुत सारी नहीं ऐसे नहीं, ये केसेस दोनों भी तरफ हुए वाला हैं। चूरन आप बेचना छोड़ दीजिए, भारत की लड़ाई किसी और से नहीं हो रही है, और आपकी लड़ाई नहीं सबसे हो। सर, बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी हैं जिसमें ये कहा जाता है ना कि वो ये आईएसआई का एजेंट है, कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाए तो कहते हैं आईएसआई का एजेंट है। इस तरह की भी बहुत सारी बातें हमने देखने को मिलती हैं। लेकिन सर हमें पीस का मैसेज देना चाहिए, हमें वॉयलेंस को ख़त्म करना चाहिए, हमें आप टेररिज़्म को ख़त्म आपसे करना भी लड़ चाहिए। रहे हैं, आप हमसे भी लड़ रहे हैं, तो ये सब ना कहना कि ये सब झूठी बातें हैं। पाकिस्तान नीड्स टू पुट हाउ इट्स हाउस इन ऑर्डर। देखिए, ये जब तक आप लोग मानेंगे नहीं ना, ये जबरदस्ती का फॉल्स इक्विवेलेंस और नॉन कंपेरेबल चीज को कंपेयर करेंगे, मामला सॉल्व नहीं होगा कि जी दोनों सर तरफ मैं है, जी दोनों गलतियां हैं, जी दोनों में। अरे भाई, एक लड़की है, वो बाहर जा रही थी, उसका रेप हो गया, तो अब है कि नहीं जो दोनों गलती है, जी लड़की बाहर जाएगी तो रेप होगा, ये क्या पागलपन है? रेपिस्ट और रेप होने वाला दोनों समान हो जाएगा? ऐसे नहीं होता बाबा। अच्छा सर, बात अब हम कर लेते हैं कि हमने कल एक वीडियो भी देखा जिसमें कुछ पाकिस्तान को भी ब्लेम किया जा रहा है कि तेजस जो क्रैश हुआ है उसमें पाकिस्तान को भी ब्लेम किया जा रहा है। सर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी काम हो तो पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है? अब तेजस वहाँ दुबई एयर शो में हुआ है, तो हमारे जो यहाँ से भी स्टेटमेंट कुछ बाहर निकली हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हमारा इसके पीछे क्या लेना देना कि तेजस जो है वो क्रैश किया है। और आपके अभी मैं देख रही थी मेजर गौरव आर्या साहब ने भी और कोई और भी जो वीडियोस हमारे सामने आई हैं उस पे पाकिस्तान को तेजस के हवाले से क्लेम किया जा रहा है कि भाई तेजस को क्रैश करवाने वाले ही पाकिस्तानी हैं। तो आप क्या सब सर इसके पीछे अपनी राय रखेंगे? भाई, वो ऐसा है कि एक वीडियो आया है जिसमें पाकिस्तानी ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि भाई अल्लाह ने गिरा दिया ये। तो उसी को लेकर के उन पे कहा जा रहा है कि किस तरीके की ये बातें करते हैं, फिर तभी आपके जो वो आए हैं उनका वो है, उनके उनका ये स्टेटमेंट आया है। ठीक है सर ना? वैसे कनेक्टिविटी तो नहीं मिलती है, मुझे लगता है जो एक आपकी जो एक मतलब एफिलिएशन है किसी भी रिलीजन को लेकर,
तो सिर्फ़ वो मुसलमान जो हैं वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं ना पाए जाते, बल्कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं। तो सर इसका तो कोई लॉजिक नहीं उसके साथ पाकिस्तान बनता के अलावा टीचर्स के साथ बहुत ना। कम मुसलमान है जो हालाँकि मैं सब हिंदू मुसलमान पे नहीं जाना चाहता, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान तो नफ़रत करता है ना यार, बात तो सच है ना। इसको काहे आप डिनायल में रहती सर हैं? मैं तो खुद पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पीस का मैसेज देती हूँ हमेशा, और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है सर कि मैं आप मतलब अपने अगर घर में जाके बोलिएगा नमस्ते, क्या पीस का मैसेज है? आपके सर बाप-दादा इतनी नमस्ते बहुत बोलते थे, सारी आप नमस्ते नहीं बोल सकती, आपके बाप-दादा राम-राम बोलते थे, आप वो नहीं बोल सकती हैं, आपके समाज में डर है कि ये बोलिएगा तो आपको मार देंगे लोग। नहीं ये किस सर ऐसी तरीके का बात नहीं समाज है। है भाई? कोई नमस्ते कहने से, राम-राम कहने से रिलिजन को वो हो जाएगा, ये उस ज़मीन पे यही सब बोला जाता था। आज वो बंद करा दिया, सत श्री अकाल बोलना बंद करा दिया। पंजाब की धरती है, सत श्री अकाल नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? सलाम अलैकुम बोलेंगे। अरबों की चीज़ आप अपने यहाँ लेके आ गए, उसको अपना मान रहे हो, जो अपना है उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है। और आप कह रही हैं जी पाकिस्तान पीस, अरे पीस ऐसे नहीं आती है, पीस का मैसेज नहीं दिया जाता, पीस अपने अंदर लाया जाता है। आपको अपने सोचने का तरीका ठीक करना पड़ेगा। आपके मन में सारी व्याधियां हैं, सारी कमियां हैं। जी मैं पीस का मैसेज दे रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ आप दिल की बहुत अच्छी हैं, मुझे पता है, आई नो यू फ्रॉम इनसाइड आउट। आप बहुत अच्छी मनुष्य हैं, लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से नहीं सोचता जैसे आप सोचती हैं। आपको भी ये बात पता है। पाकिस्तान को भी बहुत लंबा सफर तय करना है। जिस तरीके का आपने नफरत अपने समाज में फैला दिया है, उन नफरतों को ठीक करने के लिए और उन नफरतों के कारणों को ठीक करने के लिए आपके यहाँ कोई तैयार नहीं है, क्योंकि लोग डरते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, देखिए एक होता है ना लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, आप ऐसे खींचिए किसी चीज को, खींचिए 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 खींचिए, वो एक समय के बाद ना खींचना बंद हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो आप अपनी इलास्टिसिटी जो है ना एक्सट्रीमिज्म की, आप करती चली जाइए, समाज एक समय के बाद तड़ाक से टूटेगा। तभी आप लोग को समझ में आएगा। पीस का मैसेज वहां से आएगा जब आप अपना घर खुद से समझने लगोगे, जब आपको कारण सर समझ एक में आए। बात सर एक बात आपने नफ़रत की अभी देखिए, मैं आप मतलब हमारे चैनल पर मेजर साहब भी आते हैं, आपके साथ उनकी डिबेट भी होती हैं। तो वो हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनके नमस्ते वो हम मतलब वो करते हैं, आपको नमस्ते कहते थे, आप भी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तो सर ये तो अरे कोई भाई, क्या आप मेरी वो बात नहीं पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं ना। तो सुन, सर मेजर उनका साहब मुझे ना नमस्ते कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपस में क्यों नहीं कह रहे? वो तो ये सर जो वो देश, ये जो देखने का तरीका है, हम मुसलमान तुम हिंदू, ये तरीका ठीक नहीं है। नमस्ते सर उस ये तो देश सबकी की अपनी-अपनी मिट्टी में, पर्सनल वो पाकिस्तान की मिट्टी में नमस्ते था, पाकिस्तान की मिट्टी में राम राम था, पाकिस्तान की मिट्टी में सत श्री अकाल था। खत्म कर दिया आप लोगों ने। सर आप अभी अपने बहुत आप को सारे नहीं लोग पहचान रहे हो, पीस का मैसेज दे रहे हैं। आप अपने आप पंजाबी नहीं हो। हैं सर, क्यों नहीं? तो जब आप पंजाबी हैं तो पंजाबी कल्चर में सलाम वालेकुम था शुरू से। सलाम वालेकुम बहुत अच्छी ग्रीटिंग है। मैं आपको कह रहा हूँ जी सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह सर मैंने बुरा तो किसी को भी नहीं लेकिन कहा। क्या पंजाब की धरती पे सलाम वालेकुम से पहले कुछ नहीं था? सर भारत क्या बहुत सारी नाम है भाई? ग्रीटिंग भारत होंगी। मनुष्यों, भारत किसी लोग और धरती के टुकड़े का नाम नहीं है सिर्फ। भारत कल्चर है, भारत सोच है, भारत पढ़ाई लिखाई है, भारत साइंस है, भारत टेक्नोलॉजी है, भारत फिलोसफी है, भारत कवि है, भारत कविता है, भारत शस्त्र अच्छा है, सर, शास्त्र है, भारत सब कुछ है भाई। आपने ये सब छोड़ दिया। कल आप सर अरब मैं से एक ना एक दीपावली सॉरी नहीं मैं मनाएंगे, होली नहीं मनाएंगे, अरबों के ईद और ये त्योहार मनाएंगे जिसको आप अपना समझ रही हो। वो अरब्स हैं अच्छा सर, भाई। सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैंने कल एक बहुत अच्छी बात सुनी जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़की ने ना बड़ी ही अच्छी वीडियो बनाई, मुझे उसकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। उसने अबाया पहना हुआ था सर, और अबाया पहन के ना उसने वीडियो बनाई, और उसका मतलब क्रक्स ये था सर कि बहुत सारे लोग ना रिलीजन को कल्चर के साथ जोड़ देते हैं, और मुझे लगता है कि रिलीजन एक अलग मैटर है और कल्चर जो है वो एक अलग मैटर है। जैसे कि अब वो उसने अवाइक पे एक मतलब नोट बनाया हुआ था कि बहुत सारे लोग ना इसको कनेक्ट करते हैं इस्लाम के साथ, और वो ये कह रही थी कि ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है कि अबाया पहनना, बल्कि ये एक अरब सोसाइटी पे आया क्योंकि खवातीन वहां पर बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने कुछ इस तरह का लॉजिक बयान किया, और ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं। पर्दा करना ज़रूर कल्चर का पार्ट मतलब रिलिजन का पार्ट हो सकता है, लेकिन ये जो अबाया लो लड़कियाँ पहनती हैं, ये कल्चर का पार्ट, नॉट
हम इसको रिलिजन के साथ नहीं जोड़ सकते। तो सर मुझे उसकी वीडियो बहुत अच्छी लगी कि लोग जो हैं इन दोनों चीज़ों को, कल्चर और रिलिजन को एक साथ जोड़ देते हैं, जिस वज़ह से लोगों में ना मतलब बहुत सारा गैप आ जाता है। तो मुझे उसकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ पे ये बात उसकी मैसेज बता रही हूँ कि उसने एक बड़ी खूबसूरत मैसेज दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इतने पढ़े-लिखे नहीं होते। वो रिलिजन और कल्चर को दोनों का मिक्सचर बनाकर वो है जोड़ चीज़ों को जोड़ देते हैं, जिससे तो उन लोगों सोसाइटी को जो है वो अवेयर नहीं गुमराह होती। किया गया ना, वरना ये बच्ची जो बता रही है वो स्कूलों में पढ़ा देते। ये बच्ची जो आज समझा रही है कि भाई रिलीजन, भगवान तो कोई भी मान लो, अल्लाह भगवान है, क्या बुराई है भाई, अल्लाह है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, लेकिन अब एक ही तरीके का कपड़ा, एक ही तरीके की वो जो त्योहार, ये क्या बात है। होली दीपावली जी हिंदुओं का त्योहार हो गया, अरे भाई आपका त्योहार है, वो आपका कल्चर है। बिहू, लोहड़ी, ये सब कल्चरल त्योहार है भाई। हर कोई अपनी सोसाइटी में भगवान से जुड़ता था, तो वो भगवान के नाम पे ही सब करता था। पर आप ये कह रहे कि जैसे अल्लाह है वैसे और भी भगवान है, ये सब तो आपको सीखना पड़ेगा, अभी बहुत लंबा रास्ता जाना है। बट उस बिटिया को और आपको, आप जैसी समझदार लड़कियां जो अब आ रही हैं, मुझे बहुत होप है, खासकर रिबाह इमरान से मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप एक बहुत बहुत अच्छी इंसान है, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, और आप पाकिस्तान में सोच बदलने में बहुत कुछ सफल भी होंगे। ये मेरा थैंक यू आशीर्वाद है थैंक यू सो मच और सर, दुआ है। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पीस का मैसेज दे सकें, और ये क्लिप का क्रक्स इसलिए मैंने शेयर किया क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों में डिफ़रेंस करना मतलब डिफ़रेंस नहीं कर पाते हैं और दोनों को एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत गलत है। और ख़ास तौर पे किसी जो एक अबाया नहीं लड़की पहनना चाहती और उसको ज़बरदस्ती इम्पोज़ किया जाता है उस पर, तो मुझे लगता है कि उसको जो इम्पोज़ करते हैं उनको जानने की ज़रूरत है कि रिलिजन और कल्चर में बहुत डिफ़रेंस है, और जो अबाया का सिस्टम है वो जो कल्चर को मतलब मुझे लगता है कि रिप्रेज़ेंट करता है, ना कि रिलिजन को। तो इस पर लोग जो हैं अपने ओपिनियन भी रख सकते हैं कमेंट सेक्शन तो में। कल्चरली अ, तो आप मेरा पार्ट है ना, जी आपका सर, हम कल्चर तो मेहंदी मेरे वैसे पेरेंट्स करते हैं। हैं, हम होली मैं सच बताऊँ सर, बहुत सारे लोगों को अगर आज गवर्नमेंट अलाउ कर दे ना तो यहाँ पर होली मनाई जाए, क्योंकि खुशी का त्योहार है सर। खुशियाँ वही बाँटने का मैं कह रहा हूँ, त्योहार है, हम लोग कोई भी कल्चरली एक लोग हैं, रिलीजन ईद आप हो चाहे या जो होली ले हो। लें, क्या बुराई है, हम लोग हाँ एक जी, लोग हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपके वक़्त का शुक्रिया, और व्यूअर्स अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।